जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे EBS का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, बाघ, तेंदुआ, सांड, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, सांप, रेशम कीट और छिपकली, या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, चील, गरुड़ और गिद्ध ये मानव की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से अस्थायी खेती कौन सी है? सहकारी खेती, सिंचाई खेती, झूम खेती, या फिर सीढ़ीनुमा खेती। तो इन चारों में से जो खेती अस्थायी है वो है हमारी झूम खेती। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों झूम खेती पर्वतीय इलाकों में की जाती है। अब झूम खेती होती क्या है? वहां के लोग किसी एक विशेष जगह पर खेती करते हैं और वहां पर तब तक खेती करते हैं जब तक कि वो जमीन उपजाऊ होती है। एक बार जब वहां की उपज खत्म हो जाती है तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर खेती करने लग जाते हैं। तो इसलिए इस खेती को अस्थायी खेती कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है वो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति किस प्रकार की होती है? उभयधर्मी, क्षारीय, उदासीन, या फिर अम्लीय। तो जो हमारे पेट में आमाशय रस बनता है उसकी प्रकृति होती है साथियों अम्लीय, एसिडिक होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और जो मानव के शरीर में आमाशय रस बनता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि A, B और D। पहला बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की रुचियों का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, दोनों के लिए रुचिकर हो, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, यह जरूरी नहीं है। और ऑप्शन नंबर D है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो यह भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज की क्लास का हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा किस तरीके की होनी चाहिए? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या फिर बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कि अगर हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा है वह बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होगी तो उसको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। पिछले एग्जाम में सीटेट को जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। तो देखेंगे, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? तो एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के पास में नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। यहां पर उत्तराखंड नहीं है जम्मू कश्मीर के पास में, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। शुरू के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हिमाचल प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर के पास में है और पंजाब भी जम्मू कश्मीर के पास में है। यहां पर उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के पास में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, ये जो डिजाइन होते हैं वो उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो जो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न देखे होंगे आपने, जैसे जिराफ पर पैटर्न होते हैं, और जिराफ से अलग बात करें तो हमारे जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उस पर भी पैटर्न होते हैं, बाघ पर पैटर्न होते हैं। तो इन पर पैटर्न जो होते हैं वे किस वजह से होते हैं? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं और उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? संविधान, अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इन सभी में से कौन सा वो ग्रुप है जो सभी रोग मच्छरों से फैलते हैं? देखेंगे, मियादी बुखार, हैजा चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स डेंगू, HIV एड्स हैजा डेंगू, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। तो यहां पर जो हैजा है ये मक्खियों से फैलता है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके आगे अगर बात करें तो HIV एड्स मच्छरों से नहीं फैलता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इसमें भी हैजा दे रखा है और HIV एड्स है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। एक ऑप्शन बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो ये तीनों रोग हमारे मच्छरों से फैलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों यहां पर डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर से फैलते हैं, और बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया फैलता है एनाफिलीज मच्छर से। ये आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, तो मादा मच्छर से फैलता है जिसका नाम होता है एनाफिलीज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। घटपर्णी पौधा, जिसका दूसरा नाम निपेंथिस भी है, ये कैसा होता है? इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, या कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, या भारत में नहीं पाया जाता है, या मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा घटपर्णी पौधे के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, कि मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला पालक गुड़, बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक आलू, या फिर आंवला आलू और टमाटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, आंवला पालक और गुड़, इनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 13, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, या फिर अफगानिस्तान से। तो जो हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी थे वो थे साथियों दक्षिण अमेरिका के। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, ये रहा हमारा आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। शकरखोरा, फाख्ता, वया, या फिर कलचिड़ी। साथियों ये जो पक्षी होता है ये कबूतर की तरह होता है दिखने में, तो जो ऑप्शन होगा हमारा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फाख्ता। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है, ये जो पशु है यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 7 घंटे सोता, 7 घंटे वृक्षों की शाखाओं से, 7 नहीं होगा साथ, यहां पर 17 होगा, 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यह पशु जो है वो कौन सा है? लंगूर, सिलोथ, चिंपैंजी, या फिर पांडा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा साथियों यह पशु है सिलोथ। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और सिलोथ को आलसी पशुओं में माना जाता है, सबसे ज्यादा आलसी पशुओं में इसकी गिनती होती है सिलोथ की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, सृजनात्मक लेखन का,
चित्र पठन का, निर्देशन प्रदर्शन का या फिर हस्तपरक गतिविधि का। तो प्रयोग करना हस्तपरक गतिविधि का एक संकेतक है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, ये रहा आज की क्लास का। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो साथियों, सूर्य की धूप में जिन बोतलों में हम अचार करते हैं, कांच की जार या बोतल जो होती हैं, उनको धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर की नमी को पूर्णतः हटा दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों अगर नमी होगी उसमें तो हमारा अचार खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उनमें फफूंदी लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उनको धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा साथियों, इन दोनों में सहजीवी का संबंध है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सहजीवी संबंध साथियों वह संबंध होता है जिससे दोनों को फायदा हो, भैंस को भी फायदा हो और बगुले को भी फायदा हो। अगर परजीवी की बात करें तो साथियों परजीवी में क्या होता है? परजीवी में सिर्फ एक को फायदा होता है, सिर्फ एक को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आज की क्लास का। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? कौन सा कार्य जड़ नहीं करती है पौधे के लिए? ह्यूमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण या संचित करना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो जल तथा खनिजों का अवशोषण जड़ करती है, सही बात है। पौधे को सहारा भी देती है, भोजन का भंडारण भी करती है। ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमस उपलब्ध कराता है पौधे को मृदा, मृदा ह्यूमस उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो वर्ली नामक स्थान है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। पिछले बार एग्जाम में इस तरीके के काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, हर एक शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको भारत का नक्शा अच्छे से रट लेना, कौन सा राज्य कहां पर है, कौन किसके पड़ोस में है। यहां पर देखेंगे केरल, गुजरात और कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण या तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? गिद्ध, बाघ, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बाघ। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज की क्लास का। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, यात्रा होगी ये, यात्रा करता है, तो जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है तो ये सुरंगें कौन से पर्वतों में आती हैं? ध्यान दीजिए ट्रेन कहां से जा रही है? अहमदाबाद से केरल जा रही है। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में है। तो गुजरात से कहां जा रही है ट्रेन? केरल जा रही है। तो गुजरात से केरल जाते हुए जो सुरंगें पड़ती है वह किन पर्वतों में आती हैं? अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। तो साथियों अरावली की बात करें तो अरावली राजस्थान में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, पूर्वी घाट हमारा जो आंध्र प्रदेश की साइड के राज्य हो गए, पूर्वी तट भारत का, वहां पर है। और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये हो गया हमारा गुजरात, मुंबई और गोवा इधर की साइड में। तो पश्चिमी घाट के में जो पर्वत है वहीं से होकर ये ट्रेन जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग कहां के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? यहां पर देखिएगा, मान लिया ये पृथ्वी है, ये जो हमने ग्लोब बनाया इस तरीके, ये पृथ्वी है। तो ये तो हमें पता है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। मान लिया भारत यहां पर है, भारत कहां पर है? यहां पर है। तो हमारे अपोजिट, हमारे सापेक्ष जो उल्टा होगा, यानी कि यहां पर जो होगा कौन सा देश होगा, हम किन लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखेंगे लीबिया, अलास्का यानी कि यूएसए, अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना। हम अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्यों? कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए हम कहते हैं कि पानी में तेल डाल दो तो मच्छरों की पैदावार नहीं होगी। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। या मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा साथियों, अगर हम पानी में तेल डाल देंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देगा तेल, और जिससे कि मच्छरों का प्रजनन थम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति लोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? चींटी, ततैया, दीमक या फिर मकड़ी। तो चींटी भी कॉलोनी में रहती है, एक बस्ती में रहती है। ततैया का भी एक छत्ता होता है अपना, और दीमक भी कॉलोनी में रहती है। तो मकड़ी ऐसा जो कॉलोनी में या बस्ती में नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार लगभग 4 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो साथियों यह कुडुक जो है झारखंड के लोगों द्वारा बोली जाती है, और झारखंड में एक जनजाति होती है ओराव। ओराव जनजाति के लोगों के द्वारा कुडुक भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बायोकेमिकल का शॉर्ट फॉर्म होता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह किसको मापने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को, जल प्रदूषण को, मृदा प्रदूषण को या फिर ध्वनि प्रदूषण को। तो साथियों बीओडी की माप की जाती है जल प्रदूषण को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आज की क्लास का हमारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, दिल्ली, कर्नाटक या फिर चेन्नई। तो साथियों ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूकेलिप्टिस यानी कि सफेदा, पीपल, नीम या फिर जामुन। तो साथियों पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है यूकेलिप्टिस को। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दे। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।